हेलो व्यूवर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, हम स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फैन होते हैं। आजकल फिट रहने के लिए हर कोई स्पोर्ट्स खेलता भी है, पर अगर खेलते वक्त हमें कोई इंजरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अभिषेक, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज इस मंच पे बुलाने के लिए बीवीजी टीवी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर, स्पोर्ट्स ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंजरी होती ही होती है। तो आज हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स इंजरीज एग्जैक्टली कौन कौन से प्रकार की होती है, किस तरह की होती है? अगर हम देखें तो अराउंड 20-25 ईयर्स बैक स्कूल में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था, पर अभी काफ़ी हद तक ये पोजीशन चेंज हो गई है। टीचर्स, पेरेंट्स सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स का अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलता है एंड जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, वो जैसे पैशन बढ़ेगी तो यू गेट इन्वॉल्व इनटू द गेम। जी जब हम गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी जी और जान के साथ खेलते हैं, तभी इंजरीज के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अभी ऐसा है कि स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी है जो थ्रोइंग स्पोर्ट्स खेल रहा है जिसमें शोल्डर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो शोल्डर इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई खिलाड़ी है जो दौड़ने वाले स्पोर्ट्स में है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, जिसमें बहुत सारी नीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें डायरेक्शन चेंज इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको नी के इंजरीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी ऐसे ही गेम में अगर कोई अनइवन फील्ड पे वगैरह खेलता है तो उसको एंकल इंजरीज के चांसेस। सो गेम के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कहाँ पे इंजरी होने वाली है। स्पोर्ट्स इंजरीज अगर हम देखा जाए तो 2-3 टाइप में होती है। इट कैन बी अ बोनी इंजरी, मतलब बोन रिलेटेड इंजरी हो सकती है, लिगामेंट रिलेटेड इंजरी हो सकती है। सो कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं, लिगामेंट्स है या टेंडन्स है, जिसमें इंजरी हो सकती है। और थर्ड है जो मसल में इंजरी हो सकती है, कोई भी मसल टिश्यू में इंजरी हो सकती है। तो ये सारा जो सिस्टम है जो हमें दौड़ने के लिए, कोई एक्सरसाइज के लिए यूटिलाइज होता है, उसके हर एक सिस्टम में इंजरी, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हो सकती है। जी तो स्पोर्ट्समैन को इन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्समैन का फिटनेस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिटनेस एक दिन में नहीं बन सकता है। सो फिटनेस ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के पहले जो मसल्स हमें उसमें लगने वाले हैं, जो लिगामेंट्स हमको उसके लगने वाले हैं, तो उन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डेफिशिएंसीज हो बॉडी में, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो कोई एसेंशियल न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसीज हो, तो उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे तो यू शुड लर्न कि उसको प्रॉपर वार्म अप कैसे करना है। वार्म अप करने के बाद बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, बॉडी वार्म हो जाती है, मसल्स ट्यून अप हो जाते हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। अगर हम इनको नहीं करें, अगर डायरेक्टली आप सपोज जाके फील्ड पे हाई एनर्जी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, तो मसल का जो कैपेसिटी है वो उसके ऊपर अगर आप उसको स्ट्रेच कर लेंगे तो मसल टेयर हो सकता है। अगर आपका मसल स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको इनफ डायनामिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके जॉइंट में, तो नी के लिगामेंट इंजरीज, शोल्डर के लिगामेंट इंजरीज वगैरह होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। खैर, अगर हम सारे प्रिकॉशंस ले उसके बाद भी स्पोर्ट्स में इंजरीज हो सकते हैं। दैट इज़ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द गेम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रिकॉशंस लेना, ट्रेनिंग करना, ये अपने हाथ में है। पूरे हद तक जहाँ तक पॉसिबल है इसको अगर अपने को करना ज़रूरी है। अगर हम करेंगे देन वी कैन प्रिवेंट इंजरीज टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। जी सर, ये तो हो गई प्रिवेंशन की बातें, पर बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर ऑन फील्ड इंजरी होना बहुत ही कॉमन बात होती है। तो अगर किसी स्पोर्ट्समैन को ऑन फील्ड इंजरी हो जाए तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन का फर्स्ट रिएक्शन होता है कि मुझे ये गेम को जीतना है और मुझे परफॉर्म करना है। तो यूजुअली जब भी इंजरीज होती है, मोस्टली जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं दे गेट अप एंड दे स्टार्ट प्लेइंग अगेन। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें आपका इंजरी बढ़ने का चांस इट इंक्रीजेस।
रिस्क असेसमेंट या प्रॉब्लम असेसमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको उठने को नहीं जम रहा है गेम के बाद या गिरने के बाद, तो आपको सिग्निफिकेंट इंजरी है ये समझ लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी एक्टिविटी को करने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब देयर इज इंजरी विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप एंड एसेस रेदर देन प्लेइंग, ये फर्स्ट चीज़ होता है। ऑन फील्ड कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज आइस एप्लीकेशन। तो मोस्ट ऑफ द फिजियोज हो या जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या तो स्पोर्ट्समैन एरिना स्पोर्ट्स एरिनाज होते हैं, उनमें आइस पैक्स अवेलेबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइस एप्लीकेशन, लॉट ऑफ टाइम्स जो मुझे लोग बोलते हैं कि हमें इंजरी के बाद हॉट फर्मेंटेशन किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई इंजरी के बाद हॉट फर्मेंटेशन करेंगे तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी और आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो आइस फर्मेंटेशन या कोल्ड पैक्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑन फील्ड जो आपको करना है। सेकेंड इज रेस्ट। अभी रेस्ट का कब तक करना है वो असेसमेंट जब आप आपके डॉक्टर को दिखाओगे तभी होगा, लेकिन ऑन फील्ड आपको वापस जाके अगर आप गेम खेलोगे तो आपको डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑन फील्ड इज कि जिसमें हम कंप्रेशन बोलते हैं, अगर आपके पास कोई भी कंप्रेशन डिवाइस हो जैसे इलास्टिक बैंडेज हो तो उसको लगा देना चाहिए। जब आप कंप्रेशन दोगे तो जो स्वेलिंग है, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है और स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, सो कंप्रेशन आपको ऑन फील्ड देना है। थर्ड इज एलिवेशन। एलिवेशन मतलब पैर है, अगर आपको कोई लोअर लिम इंजरी हुई है, अगर नी में इंजरी है, एंकल में इंजरी है, तो उसको पैर को रेस करके रखना है ताकि ग्रेविटी से आपका जो भी एडिशनल फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट हो जाए और आपका स्वेलिंग बढ़े नहीं। अभी स्वेलिंग बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होता है कि जो टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका जो हीलिंग पोटेंशियल है या तो हीलिंग का जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। सो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, जिसको हम राइस थेरेपी बोलते हैं, ये सारी जो ट्रीटमेंट है दैट यू कैन स्टार्ट ऑन टेबल ऑन फील्ड। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका असेसमेंट ऑफ द इंजरी, और जब तक आपका इंजरी असेसमेंट नहीं होता है कि डैमेज कितना हुआ है, यू शुड नॉट प्ले योर स्पोर्ट्स अगेन। जी डॉक्टर, अक्सर मैंने सुना है कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को लिगामेंट इंजरीज हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सी मोस्ट कॉमन इंजरीज जो हम एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट्स देखते हैं वो आपके नी के एसीएल इंजरीज है। एसीएल ये एक बहुत ही डायनामिक स्ट्रक्चर है और ये हमारे सारे पिवटिंग एक्टिविटीज़ में काम आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में ये इंजरी होती है। बहुत सारे टाइम स्टेयर केस में अगर आप एक स्टेयर मिस कर लो या आप कोई ट्रेन में से चढ़ रहा है उतर रहा है और पैर ट्विस्ट हो गया, पॉट होल्स में आपका पैर अगर फंस गया, सो मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से इंजरीज ये होती है। पर एसीएल जो लिगामेंट है ये सबसे कॉमन इंजरीज पाई जाती है इन आर प्रैक्टिस, फॉलोड बाय जो मेनिस्कस है। सो एसीएल इज अ लिगामेंट जो आपको नी को स्टेबिलिटी देता है, और मेनिस्कस इज द थिंग जो नी का कुशन है। अगर वो कुशन डैमेज हो जाए या टेयर हो जाए तो नी का फर्दर लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई जब भी इस काइंड ऑफ ऐसी टाइप की इंजरी आपको लगे, अगर आपको नी अनस्टेबल लगे या नी पेन हो इन अर्ली एजेस ऑफ योर लाइफ, तो आपको राइट टाइम पे आके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये लिगामेंट इंजरीज कितनी हद तक डेंजरस हो सकती है और उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए? सो लिगामेंट्स एक्चुअली उनका काम है आपके दो बोन्स को एक साथ जोड़ के रखना और उनके बीच में एक फंक्शनलिटी लाना। मतलब एक बोन और दूसरा बोन जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है उनको एक साथ कैसे काम कर सके, ये लिगामेंट का एक्चुअली रोल है बॉडी में। जब नी या किसी भी एंकल की जो भी लिगामेंट है जो टेयर हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो जो जॉइंट है वो अनस्टेबल हो जाता है। जब जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है तो दो बोन एक दूसरे पे घिसने का चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अंदर की जो दूसरे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए नी लिगामेंट इंजरी जो है उसको आपको इग्नोर ना करें और उसकी ट्रीटमेंट ले, बिकॉज जितना लेट आप उसको ट्रीट करोगे उतना आपको ज़्यादा डैमेज होगा। जी डॉक्टर, अभी आपने ट्रीटमेंट की बात की तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लिगामेंट इंजरीज की ट्रीटमेंट किस तरह की होती है, क्या ट्रीट किया जाता है पेशेंट को? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी इंजरी जब हो तो उसका असेसमेंट सबसे पहले कर लेना चाहिए।
लिगामेंट इंजरीज में अक्सर हम एक एक्सरे और एक एमआरआई स्कैन ये यूजुअली करके उस लिगामेंट का डैमेज का जो कितना हद तक डैमेज हुआ है, वेदर इट इज़ अ कंप्लीट टेयर या पार्शियल टेयर है या जस्ट सम काइंड ऑफ अ स्प्रेन है, इसको एसेस करते हैं। लिगामेंट का हीलिंग पोटेंशियल भी हर एक लिगामेंट का डिफरेंट रहता है। सो विच लिगामेंट विल हील, विच लिगामेंट विल नॉट हील, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। अगर लिगामेंट में हीलिंग पोटेंशियल है तो उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जैसे हमने बोला राइस ट्रीटमेंट और इमोबिलाइजेशन लाइक प्लास्टर या जो भी है कर सकते हैं, ब्रेसिंग कर सकते हैं। कुछ लिगामेंट्स होती है जिनको इनहेरेंट हीलिंग पोटेंशियल नहीं होता है। अगर कंप्लीट टेयर हुआ है, अगर ऐसे किसी लिगामेंट जिसको हीलिंग नेचुरली हीलिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसके जो देन द लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट, जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसका कंप्लीट असेसमेंट करना पड़ता है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है जिसको वो लिगामेंट की रूटीन लाइफ में, रूटीन स्पोर्ट्स में ज़रूरत है, देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर सर्जरी एज वेल इन सच सर्टेन सिनेरियोज। जैसे ACL है जिसका लिगामेंट का हीलिंग पोटेंशियल बहुत पुअर है, और अगर किसी स्पोर्ट्समैन को हो जाए तो अगर उसको कंटिन्यू करना है उन स्पोर्ट्स को, देन ACL का जो रिकन्स्ट्रक्शन है, जो लिगामेंट का सर्जरी है, वो करना आवश्यक हो जाता है। जी डॉक्टर, मैं अभी यही पूछने वाली थी आपसे कि अगर स्पोर्ट्समैन को ऐसी लिगामेंट इंजरीज हो जाए तो क्या चांसेस होते हैं कि इंजरी के रिकवरी के बाद वो उसी फॉर्म में अपने गेम को कंटिन्यू कर सके? बेसिकली ऐसा है कि आजकल की सारे स्पोर्ट्समैन को दे वांट टू, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैव इन देयर माइंड इज दैट आई वांट टू गेट बैक टू माय स्पोर्ट्स। जी। और एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट, एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दैट इज आवर प्रायोरिटी टू गेट देम बैक, ताकि वो अपना रेगुलर स्पोर्ट्स खेल सके। पर वो एक प्रोसेस इन्वॉल्व है कि कब खेल पाएंगे, कैसे खेल पाएंगे, उसके लिए सर्जरी ज़रूरी है नहीं है, सर्जरी के बाद किस टाइप का ट्रेनिंग उनको करना पड़ेगा। तो ये सारे डिस्कशंस होते हैं विद द स्पोर्ट्समैन कि व्हाट इज़ डन फ्रॉम रिक्वायर्ड फ्रॉम माय साइड, क्या उनके साइड से मुझे रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद वो प्रॉपर प्लान उनको दिया जाता है, वेदर इट इज़ सर्जरी, वेदर इट इज़ नॉट अ सर्जरी, और रिहैब प्रोटोकॉल, मसल स्ट्रेंथनिंग, ये सारा जो प्लान है ये इंडिविजुअलाइज रहता है, उनको बना के दिया जाता है जी। पर मोर ऑफन देन नॉट ये जो सारे स्पोर्ट्समैन हैं विद इन 6 to 9 months और अ पीरियड ऑफ अ ईयर, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पोर्ट्स, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, ये सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं ये अपने स्पोर्ट्स तक खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जी। सर, अभी आपने कहा कि कई सिचुएशंस में सर्जरी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, तो ऐसी कौन सी सर्जरीज होती है जो करवाना ज़रूरी हो जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द नी सर्जरीज जो है और शोल्डर सर्जरीज जो मोस्ट कॉमन सर्जरीज है, और किसी हद तक इवन एंकल सर्जरीज है, तो उनको आर्थ्रोस्कोपी से किया जाता है। जी। आर्थ्रोस्कोपी मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना रहता है ये टर्म, कुछ लोग उनको लेज़र बोलते हैं, बट क्या होता है ये किसी को आइडिया नहीं होता है। सो आर्थ्रोस्कोपी में यूजुअली एक कैमरा होता है जो एक वेरी स्मॉल इंसिजन से जिससे अपना पेन रहता है, इतना छोटा कैमरा होता है, जो कैमरा अंदर जॉइंट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जब वो कैमरा जॉइंट के अंदर जाए तो देन द इमेज दैट वी गेट इज़ मैग्नीफाइड ऑलमोस्ट। जो स्मॉल 4 mm स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़े साइज में अपने को दिखता है। तो उसके बाद उसका असेसमेंट भी उसी मैग्निफिकेशन से साथ जब होता है तो यू गेट बेटर असेसमेंट ऑफ द इंजरी। जी। सारी जो प्रक्रिया रहती है सर्जरी की वो भी आर्थ्रोस्कोपिकली की जाती है, ताकि अपने को लाइक वी डोंट हैव टू ओपन द जॉइंट। जी। जब हम जॉइंट ओपन नहीं करते उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि टिश्यू जो है उसका हैंडलिंग बहुत कम हो जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है इन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, और ऑब्वियसली जिनको कॉस्मेटिकली उनको बेटर चाहिए उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक बेटर है, बिकॉज आपको जो इंसिजन है, जो स्कार है, वो काफ़ी हद तक स्मॉल रहता है, दैट इज़ वेरी प्रेजेंटेबल एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। हाउएवर दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया। मेन तो जो आउटकम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटकम्स इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है विद द सर्जरी, एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द सर्जरीज वी आर डूइंग आर ऑल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, इन लिगामेंट हो या मेनिस्कस हो, इवन शोल्डर्स में जो डिसलोकेशंस होते हैं
तो सारे के सारे प्रोसीजर्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कैन बी डन विद अ की होल सर्जरी। इम्प्लांट्स जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज हो चुके हैं। देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशन दैट आर कमिंग इन। जो आपके डिवाइसेस है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, दे हैव इम्प्रूव टू गिव यू बेटर एक्यूरेसी। इवन द इम्प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर आर नाउअडेज बायो अब्जॉर्बेबल। सो कम से कम मेटल है जो बॉडी में बच जाता है आफ्टर द arthroscopy surgeries. So these all innovations are there. We are getting better clarity because of newer technologies, newer understanding of the injuries and how they are going to heal up. That has given improviser outcomes, or nowadays we can confidently say that most of the sportsmen will definitely get back to your previous sporting जो उनका वो करते थे वो लेवल तक they can reach and they can do the sports. जी डॉक्टर, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऑफिसेस में या फिर लोग बहुत ही एक्टिव रहना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेस में भी लोगों के हेल्थ के लिए, उनको फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स खिलवाए जाते हैं। बहुत सारे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, ये सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो अगर उन्हें कोई इंजरी हो जाए तो वो उसे किस तरह से ट्रीट करे और उन्हें कैसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें इंजरी हो ही ना? सो वेल नोटिस्ड, बेसिकली ये जो नया जो ट्रेंड है इन 40s एंड 50s टू गेट फिट, बिकॉज अपना जो द एक्सपोजर टू द सोशल मीडिया बढ़ गया है एंड एवरीबडी वांट्स टू बी फिटर एट द सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ। इसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ गुड टू बी फिट, इट इज़ गुड टू बी एक्टिव एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। पर जिस तरीके से वो होता है वो गलत है। सडनली अगर मैंने सपोज आई हैव नॉट वर्कड आउट और आई हैव नॉट डन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फॉर से लास्ट 15-20 साल के लिए, और अगर मैं चाहूँ एंड आई गो ऑन द फील्ड एंड स्टार्ट प्लेइंग, देन देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट आई एम गोइंग टू गेट इंजर्ड। जी। और जब ऐसी सिचुएशन में इंजरीज होती है तो वो निगल्स बन जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, हीलिंग इजीली होता नहीं है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अरे ये तो मैं पहले बहुत आसानी से कर लेता था लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन है, वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन द अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आज मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जी, और क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं फ्यूचर में। सो जब भी हम ये स्टेज में, मिडिल एज में एक्टिव होने की जब भी कोशिश करते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू स्टार्ट स्लो। आप आपके बॉडी को हमेशा ट्यून करें, ट्रेन करें। स्टार्ट विथ लेसर एक्टिविटीज़, धीरे धीरे उनको बढ़ाना है। अगर आप जिम जाते हो तो पहले स्ट्रेचिंग ढंग से करिए, वार्म अप ढंग से करिए। स्टार्ट विथ लेसर वेट्स, थोड़ा वेट, मोर रेपिटेशंस, जब तक आपकी बॉडी धीरे धीरे ट्यून नहीं हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है इसको आप कम से कम 3 से 6 महीना करिए। फिटनेस जो है, रनिंग है, अगेन दैट इज़ द सेम थिंग। अगर आप सडनली रन करना चालू कर दोगे एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अ मैराथन इन 1 मंथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, पर वो अगेन उसका आप प्रॉपर ट्रेनर चुनिए, और जैसे जैसे आपको वो ट्रेनर आपको गाइड करे, धीरे धीरे आपको एक्टिविटीज़ बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है, एंड्योरेंस बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है। और जब इस लेवल से, इस चीज़ से, इस प्रोसेस से आप इस चीज़ को करोगे तो डेफिनेटली इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे, और आपका जैसे स्टेमिना बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका जो बॉडी है वो भी डैमेज नहीं होगा फॉर फ्यूचर। सो इस तरीके से एक्चुअली आपको प्लान करना चाहिए, rather than just going in for a sport suddenly and performing at the best, because that will be the last performance. उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। स्पोर्ट्समैन की सर्जरी होने के बाद वो चाहता है कि उसकी रिकवरी फास्ट हो, बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए आपकी तरफ से, मतलब एक्सपर्ट की तरफ से, आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें? देखिए, जब भी स्पोर्ट्स मैन में सर्जरी हो फॉर एनी स्पोर्ट्स इंजरीज, तो आई थिंक वी शुड कैटेगराइज कि जो लोअर लिम है, मतलब नी और एंकल है, जो हिप्स है, जिस जहाँ पे हम वज़न देते हैं, उसकी रिकवरी का जो प्लानिंग है वो अलग होता है। और जो अपर लिम है, मतलब शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट है, इसकी जो रिकवरी है इसका प्लानिंग अलग होता है, बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट्स अलग है। नी और एंकल में डिपेंडिंग ऑन द इंजरी, डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, बहुत हद तक जो पेशेंट को है वो ख्याल रखना पड़ता है कि आपको डॉक्टर ने क्या सलाह दी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 2 या 3 चीज़ें इंजर्ड हो एक ही जॉइंट में और वो रिपेयर्ड हो, तो उन्हें हम नॉन वेट बेयरिंग, मतलब बिना
वज़न डाले हुए चलने की सलाह देते हैं, जो 3 से 6 हफ्ते तक हो सकता है। इस दौरान अगर पेशेंट अगर घुटने पे वज़न डाले तो जो उसका रिपेरेटिव प्रोसेस हुआ है उसको डैमेज हो सकता है। तो ये वज़न कब डालना है, कितना % डालना है, कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पूछ के आपको सीख लेना चाहिए और उसको प्रॉपरली फॉलो कर लेना चाहिए। सेकेंड थिंग जो रहता है वो है नी रेंज ऑफ मूवमेंट या एनी जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब आप उसको कितने हद तक मोड़ सकते हो। ये भी है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी आपके साथ हुई है, आपका टिश्यू डैमेज कैसा है, आपका ग्राफ्ट कैसा है या आपका रिपेयर कैसा है। बहुत सारे उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपका सर्जन आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है, और उसके एग्जीक्यूशन है जो आपका जो प्लान का है वो आपका थेरेपिस्ट आपसे प्रॉपरली करवा के ले सकते हैं। तो नी बेंडिंग कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दैट इज द प्लान, दैट सेकेंडली जो आपको समझ लेना चाहिए जी। थर्ड थिंग इज ब्रेसिंग, मतलब सपोर्ट। घुटने को अगर हम कोई सपोर्ट दे रहे हैं तो वो कितने समय तक देना चाहिए, सपोर्ट के साथ कौन सी एक्टिविटी करनी है, विदाउट सपोर्ट कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपका फर्स्ट इनिशियल फेज चला जाए उसके बाद आपका जो मूवमेंट है उसका फोकस बढ़ता है, और एक बार मूवमेंट रीगेन होना शुरू हो जाए देन वी स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मल्टीपल एक्टिविटीज़ आते हैं, चाहे वो आपको बॉटल के साथ स्ट्रेंथनिंग कराए, चाहे वो रेजिस्टेंस बैंड के साथ या वेट्स के साथ। सो जो अप्रोप्रिएट है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग उनको एडवाइस किया जाता है, और वो जो भी स्पोर्ट्समैन है ही हैज़ टू फॉलो दैट प्रॉपरली मेटिकुलसली, सो दैट वो उनका जॉइंट जो भी प्रॉब्लम है उससे वो उभर के आके अपना स्पोर्ट्स खेल सके। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग बचपन से या फिर पूरी उम्र स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उन्हें जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आम लोगों से ज़्यादा हो? देखिए एक्चुअली स्पोर्ट्समैन जो है अगर वो ढंग से प्रैक्टिस करके प्रॉपर, जैसे हमने प्रिकॉशंस की बात की है, अगर स्पोर्ट्समैन वो सारे प्रिकॉशन ले, जैसे कि ट्रेनिंग हो, चाहे वो वार्म अप हो, चाहे वो उनका इंजरी मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें अगर ढंग से दे टेक्स केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो शायद उनका नी का जो लाइफ है इट कैन बी इवन बी हायर देन द नॉर्मल पीपल। पर अगर कोई उसको इग्नोर करता है, इंजरीज को इग्नोर करता है, प्लेस ओवर द इंजर्ड नीज और इंजर्ड जॉइंट्स, तो वो जो जॉइंट है वो एक्सेलरेटेड डैमेज में चला जाता है। मतलब जो चीज़ शायद 60 में होनी चाहिए वही 40-45 में हो सकती है, और ऐसे सिनेरियो में स्पोर्ट्समैन का नी या कोई भी जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा अर्ली डैमेज हो सकता है। लेकिन ये प्रिकॉशंस उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को लेने चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्पोर्ट्स खेलना भी। नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, अगेन दोज हु आर नॉट बीन इन फिजिकल एक्टिविटी फॉर लॉन्गर टाइम्स, अगर दे स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ एंड अगेन दे डोंट टेक द प्रिकॉशंस, तो उनको भी इंजरीज होने के उतने ही चांसेस होते हैं। सो अगर हम अपने इंजरीज का मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं, अगर हम ट्रेनिंग प्रॉपरली करते हैं, तो जो लाइफ है नी का, लाइफ है अपने जॉइंट का, जो भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो वो इट इज़ गोइंग टू बी good, it is going to be good rather than early damage। पर अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत हाई है। जी डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्गदर्शन या एडवाइस मैं इनको दूंगा वो है कि यू लिसन टू द बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको बॉडी कोई सिग्नल दे रही है तो उसको आप रिस्पेक्ट करिए, डोंट ट्राई टू इग्नोर इट। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, ऑटोमेटिकली कम नहीं होने वाली है। कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के पहले या कोई भी फिटनेस रजिम करने के पहले जो वार्म अप है या जो उसका जो प्रायर ट्रेनिंग है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। अगर आप वो करेंगे तो यस यू विल हैव बेटर आउटकम्स, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंजरी मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर आपको बाय एनी प्रॉब्लम्स अगर इंजरी हो जाती है तो इसको इग्नोर मत करिए, टेक इट सीरियसली। उसका आप सही एक्सपर्ट के पास जाके उसका आप रिजोल्यूशन ढूंढिए, उसको आप ट्रीट करवा के करेक्ट करवाइए, एंड देन यू गेट बैक टू योर स्पोर्ट्स।
उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहेगा और आपकी जो जॉइंट का लाइफ है वो भी मेंटेन रहेगा और आपको जो फिटनेस गोल है वो भी मेंटेन रहेगा। बिकॉज अगर आप एक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, उसको फोर्स करेंगे तो आप अल्टीमेटली उसको नहीं कर पाने वाले हो। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रिकॉशंस। और अगर आप ये सब चीजें, बेसिक चीजें हैं जो आप अगर ढंग से फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपका फिटनेस गोल अचीव हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बीबीजी टीवी फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं आपके दर्शकों के साथ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकूं। थैंक यू। तो अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।